तो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 111 है कि आपके पास ग्लिसरीन, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल और पानी जैसे तरल पदार्थ उपलब्ध है। यदि प्रकाश की किरण इनमें से किसी माध्यम में एक कोण पर प्रवेश करती हैं तो सबसे अधिक जो है विक्षेपण किस में होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी ग्लिसरीन। तो देखिए कि विकल्प में सबसे अधिक विक्षेपण जो है ग्लिसरीन में होगा। प्रस्तुत सामग्रियों के अपवर्तनांक मिट्टी के तेल के लिए 1.44 और पानी के लिए 1.33, सरसों के तेल के लिए 1.46 और ग्लिसरीन के लिए जो है 1.74 है। परिणाम स्वरूप ग्लिसरीन का अपवर्तनांक उच्चतम होता है क्योंकि यह प्रकाशिक रूप से सबसे सघन होता है और प्रकाश इसमें सबसे धीमी गति से प्रवाहित होता है, तथा जिससे आंतरिक अपवर्तन की उच्चतम डिग्री होती हैं। दो माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह प्रकाशीय विरल माध्यम होता है। ठीक है, अपवर्तनांक का मान आपतन कोण के मान से स्वतंत्र रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत लोग RH पॉजिटिव हैं। तो देखिए 112 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी 80%। तो देखिए कि लगभग 80% लोग जो है RH पॉजिटिव हैं। ठीक है, लैंडमान एवं विनर ने रहीसस बंदर के लाल रुधिराणुओं की झिल्ली में एक प्रतिजन की उपस्थिति का पता लगाया और इसे रहीसस तत्व या प्रतिजन कहा जाता है। फिर देखिए कि ABO रुधिर वर्गों की वंशागति बहुगुण एलीलवाद से होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। कहता है कि हेमोडायलिसिस क्या है। हेमोडायलिसिस क्या है। तो देखिए 113 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, क्या है हेमोडायलिसिस। तो कृत्रिम तरीकों से रक्त में यूरिया को हटाना। ठीक है, कृत्रिम तरीके से रक्त में यूरिया को हटाना हेमोडायलिसिस कहलाता है। हेमोडायलिसिस में जो है डायलाइजर नामक एक विशेष जो है फिल्टर के माध्यम से रक्त को फिल्टर करने के लिए डायलिसिस मशीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा हार्मोन पार्श्व नवोसा द्वारा स्रावित होता है। सी ऑप्शन, यानी ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है पार्श्व नवोसा द्वारा स्रावित होता है। पार्श्व नवोसा पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे के जो है लोब का एक हिस्सा है जिसे न्यूरोडाइफोसिस के रूप में जाना जाता है। पश्च लोब मस्तिष्क के जो है डायएन्सेफेलॉन से विकसित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे डाइफोसिस कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि एक नलिका रहित ग्रंथि है जो हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि खोपड़ी के आधार के मध्य में स्थित जो है सेला टर्सिका नामक एक हड्डी संरचना के भीतर स्थित होता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि आँख के जो है भाग को पहचाने। आँख के भाग को, यानी इस भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। देखिए विकल्प से इंगित चिन्ह जो है यह फोबिया को इंगित करता है। ठीक है, किसको, तो फोबिया। ठीक है, फोबिया को इंगित करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि फोबिया तीव्र केंद्रीय दृष्टि के लिए उत्तरदायी है। कॉर्निया से नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है कि लाइसोसोम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। 116 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए लाइसोसोम एंजाइम का निश्चित pH पर सक्रिय होते हैं। लाइसोसोम के संबंध में गलत कथन है। लाइसोसोम की खोज की डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम जो है अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं जैसे जो है
अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क, थायराइड तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी काय अथवा अंतःप्रद्रवी जालिका से होता है। पुरानी रक्त कोशिकाएं लाइसोसोम के कारण नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में प्रजनन किसका एक उदाहरण है? सी ऑप्शन। तो देखिए मनुष्यों में प्रजनन जो है ये उदाहरण है ओ गैमस का, ओ गैमस का। ठीक है, ओ गैमस प्रजनन में मादा युग्मक एक बड़ा गैर गतिशील अंडाणु होता है, नव युग्मक एक छोटा गतिशील शुक्राणु होता है। इस प्रकार के प्रजनन में अंडे का उत्पादन एक विशेष कोशिका द्वारा किया जाता है जिसे जिसे ओगोनियम कहा जाता है। ठीक है, और जबकि शुक्राणु का उत्पादक एक विशेष कोशिका द्वारा किया जाता है जिसे स्पर्मेटो जो है होनियम कहा जाता है। गैमस प्रजनन मनुष्यों सहित कई जानवरों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि आइसोगैमस प्रजनन कई एक कोशिकीय जीवों जैसे शैवाल हुआ, कवक और प्रोटोजोआ में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है अनिसोगैमस प्रजनन जो है कई बहुकोशिकीय जीवों जैसे जानवर, पौधे और कुछ शैवाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 है कि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में रक्त में कितनी होती है? तो ए ऑप्शन अधिक। तो देखिए रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना अधिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के रक्त में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो जो है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन नामक एक अणु बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से बंधन प्रतिवर्ती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभोज्योतक पौधों की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो ए ऑप्शन। क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। तो देखिए एपिकल मेरिस्टेम विभोज्योतक पौधों की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। और मेरिस्टेमिक उत्तक वह पौधा उत्तक हैं जो जीवन भर सक्रिय रूप से विभाजित होने की क्षमता रखता है। शीर्ष विभोज्योतक जड़ों और अंकुरों की शीर्षों पर मौजूद होते हैं और पौधों की ऊंचाई बढ़ाने में सहायता करते हैं। पार्श्व विभोज्योतक पार्श्व की ओर तने और जड़ों में स्थित होता है, इससे पौधों की मोटाई बढ़ती है। संवहनी कैम्ब्रियम और कॉर्क कैम्ब्रियम दो पार्श्व विभोज्योतक हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 120। देखिए 120 है कि कौन कान की हड्डी नहीं है? तो सी ऑप्शन मीटस। तो देखिए कान की हड्डी है कान की जो हड्डी है यह स्टीरोफ एनविल और हैमर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी मीटस। ठीक है, मीटस जो है ये कान की हड्डी नहीं है। ठीक है, मीटस जो है ये कान की हड्डी नहीं है, एनविल है। ठीक है, और हैमर है और स्टीरोफ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि निम्नलिखित चित्र में जो है प्रश्न चिन्ह क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे देखिए प्रश्न चिन्ह जो है यहाँ पे जो है प्रश्न चिन्ह क्या दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी सिग्माइड बृहदान्त्र। ठीक है, तो देखिए विकल्प से प्रश्न चिन्ह जो है सिग्माइड बृहदान्त्र को दर्शाता है। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा? तो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 122। क्वेश्चन नंबर 122 है कि दो पिंड एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, कुछ देर बाद वे टकरा जाते हैं। सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन। टक्कर के क्षण कुल संवेग संरक्षित रहता है। दो पिंड एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, कुछ देर बाद वे टकरा जाते हैं। सिस्टम के बारे में सत्य कथन है कि टक्कर के क्षण कुल संवेग संरक्षित होता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं के आपस में टक्कर अथवा अन्योन्य क्रिया जो है संघट्य कहलाता है। संघट्य के दौरान पिंडों की ऊर्जा एक जो है संवेग में परिवर्तन होता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ
संघट्य के पूर्व तथा संघट्य के पश्चात गतिज ऊर्जा जो है नियत रहता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्य में प्रत्यावस्थान गुणांक 1 होता है। ठीक है। और अब देखिए अप्रत्यास्थ संघटक के पूर्व जो है इस पूर्व तथा पश्चात गतिज ऊर्जा समान नहीं रहता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा समान नहीं रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 123। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 123 है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा में दबाव के समान SI इकाई हैं। तो ई ऑप्शन। तो देखिए विकल्प से किसी का भी SI इकाई दबाव के समान नहीं है। ठीक है, दबाव की इकाई जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तथा बीमा होता है ML-1 T-2। ठीक है, तो दबाव की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तथा बीमा ML-1 T-2 होता है। और देखिए कि दाब, बल और क्षेत्रफल का अनुपात है। दाब, बल और क्षेत्रपात है। क्वेश्चन नंबर 124 है कि हम गैसोलीन की ऑक्टेन रेटिंग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। उच्च एंटी नोक वैल्यू के ईंधन को जोड़कर गैसोलीन की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ा सकते हैं। ऑक्टेन संख्या एक पैमाना है जिस पर पेट्रोल की गुणवत्ता निर्धारित होती है। ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगी ईंधन प्रज्वलन के लिए उतना ही अधिक संपीड़न आवश्यक होगा। उच्च प्रदर्शन वाले गैसोलीन रंजनों में उच्च ऑक्टेन संख्या वाले ईंधन का उपयोग किया जाता है। कम ऑक्टेन संख्या वाले ईंधन का उपयोग डीजल इंजनों में किया जाता है जहां ईंधन संपीड़ित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 125 है कि तरल पेट्रोलियम गैस LPG की गंध क्या है। 125 का होगा ए ऑप्शन, यानी यह गंधहीन है। तो तरल पेट्रोलियम गैस LPG गंधहीन होता है। LPG का मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तरल पेट्रोलियम गैस LPG गंधहीन होता है। LPG का मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। LPG कमरे के ताप पर रंगहीन और गंधहीन होता है। LPG में गंध के लिए इथाइल मर्केप्टन C2H5SH मिलाया जाता है। LPG का उपयोग शीतल और पेट्रोकेमिकल उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस का आधार निम्न में क्या है। सी ऑप्शन। तो देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस का आधार यह है कि हाइड्रोस्टैटिक दबाव जो है ऑस्मोटिक दबाव से अधिक होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अणु उच्च सांद्रण वाले क्षेत्र से कम सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर बढ़ता है। प्रासरण में पानी के अणु और सांद्रण प्रवणता अर्धपारगम्य झिल्ली के ऊपर होती है जो पानी के प्रवेश की अनुमति देता है। रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक का उपयोग पानी के पीने से आयनों, खनिज, रसायनों और अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, 127 है कि पीने योग्य पानी के pH की कितनी सीमा होनी चाहिए। बी ऑप्शन। तो देखिए पीने योग्य पानी के लिए pH 7 से 8.5 की सीमा में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए पैरोमीटर, ठीक है, पैरोमीटर, और यहाँ पे मानक देख लेते हैं। TDS के लिए जो है कितना है, 500 है। ठीक है, कुल कठोरता के लिए मानक जो है ये जो है 200 है। नाइट्रेट के लिए 45 है और क्लोराइड के लिए कितना है, 250। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 128। निम्नलिखित विकल्प में से गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन का चयन जो है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो 128 का होगा डी ऑप्शन। देखिए क्या होगा, डी ऑप्शन। तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक है। तेल संतृप्त ट्राइग्लिसराइड होते हैं तथा तेलों का गलनांक अधिक होता है। यह कथन गलत है। ट्राइग्लिसराइड जो है मक्खन, तेल और मांस जैसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। तेल और संतृप्त हैं तथा इसका गलनांक निम्न है। रक्त में जो है ट्राइग्लिसराइड
वसा को एक उत्तक से दूसरे उत्तक में और रक्त में ग्लूकोज को यकृत से स्थानांतरित करने में मदद करता है। ग्लिसराइड रासायनिक रूप से एस्टर हैं ये जो तीन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अणु को जोड़कर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 129 है कि ओस्टवाल्ड प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की पहचान करें। बी ऑप्शन। तो देखिए ओस्टवाल्ड प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक जो है ये प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस है, ठीक है। और ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। ओस्टवाल्ड विधि में अमोनिया गैस वायु में ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जो फिर जो ऑक्सीकृत होकर जो है नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड बनाती है। यह जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 130 है कि बोर का मॉडल परमाणुओं की अणु बनाने की क्षमता को किसके द्वारा समझा नहीं जा सका। तो क्वेश्चन इसका होगा सी ऑप्शन, रासायनिक बंधन। तो बोर का मॉडल परमाणुओं का अणु बनाने की क्षमता को रासायनिक बंधन द्वारा समझा नहीं जा सका। बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में एक मॉडल दिया जो एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु अर्थात हाइड्रोजन तुल्य परमाणुओं के लिए सत्य है, ठीक है। तो बोर मॉडल के मुख्य जो तथ्य हैं ये हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा को उत्सर्जित न करने वाली निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में ही परिक्रमण कर सकता है, इसे स्थैतिक कक्षा कहते हैं। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का परिमाण जो है क्वांटीकृत होता है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी कक्षा से दूसरी अस्थायी कक्षा में संक्रमण करता है तो केवल तभी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। 131 क्वेश्चन नंबर 131 है कि कौन सा सूत्र सरलतम रूप में पूर्ण संख्या अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। बी ऑप्शन, मूलानुपाती। एक मूलानुपाती सूत्र सरलतम रूप में जो पूर्ण संख्या का अनुपात प्रतिनिधित्व करता है। यौगिक के मूलानुपाती सूत्र तथा अनुभार से उसके अनुसूत्र का निर्धारण होता है, ठीक है। किसी यौगिक का अनुभवजन्य सूत्र उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या का सबसे सरल अनुपात देता है। आणविक सूत्र बराबर होता है n गुने अनुभवजन्य सूत्र। क्वेश्चन नंबर 132 शुद्ध NaCl निम्न में किसके कारण अवक्षेपित हो जाता है। बी ऑप्शन, यानी सामान्य आयन प्रभाव। शुद्ध NaCl सामान्य आयन प्रभाव के कारण अवक्षेपित हो जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। सोडियम मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका अवशेषों में मुख्य भूमिका निभाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग निर्जलीकरण, अत्यधिक पसीना या सोडियम हानि के अन्य कारणों का इलाज करने या उनसे बचने के लिए किया जाता है। NaCl एक क्रिस्टलीय ठोस है जिसकी FCC संरचना होती है। NaCl की इकाई सेल में Na+Cl- के 4 आयन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है कि गैसों का घनत्व ठोस और तरल की पदार्थ की तुलना में कम क्यों होता है। तो 133 का देखिए राइट आंसर होने वाला है। 133 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको 133 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी उच्च तापीय ऊर्जा। तो गैसों का घनत्व ठोस और तरल पदार्थ की तुलना में कम होता है क्योंकि इनमें उच्च तापीय ऊर्जा होती है। गैसों में अंतर आणविक स्थान ठोस और तरल पदार्थ की तुलना में अधिक होती है। गैस में प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। गैस का न तो कोई निश्चित आयतन होता है, न कोई निश्चित आकार, और कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। 134। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 134 है कि यदि हम तापमान 1 डिग्री बढ़ा दें तो गैस का आयतन कितना बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन, यानी गैस की मूल मात्रा का 1 गुना यानी 273वां भाग। यदि तापमान 1 डिग्री बढ़ा दें तो गैस का आयतन गैस की मूल मात्रा का 1 गुना यानी 273वां भाग बढ़ जाएगा। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का तापमान आयतन ठंडा करने पर घटता है और तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस और टी डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन क्रमशः V0 और VT है तो VT बराबर होगा V0 + T/273
273.15 V0। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो यदि देखें क्वेश्चन नंबर 135 जो है, क्वेश्चन नंबर 135 है, हैलोजन परिवार में परमाणुओं की समूह संयोजकता क्या है? बी ऑप्शन। तो देखिए हैलोजन परिवार में परमाणुओं की समूह संयोजकता 1 है। हैलोजन अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न लवणों के रूप में पाए जाते हैं। हैलोजन विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं, इसलिए हैलोजन रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन। हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम है कि फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है। अब देखिए कि सभी हैलोजन अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। हैलोजन की परमाणु त्रिज्याएं फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर यदि देखें 136, प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन का क्या नाम है? सी ऑप्शन, हरा ईंधन। प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन हरा ईंधन कहलाता है। प्लास्टिक कचरे को हरित ईंधन में बदलने में पायरोलिसिस प्रक्रिया जो है शामिल है। पायरोलिसिस प्रक्रिया में प्लास्टिक कचरे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है। ठीक है। अब देखिए हरित ईंधन के कुछ गुण हैं, जैसे उच्च ऊर्जा घनत्व, कम उत्सर्जन और बहुउद्देशीय उपयोग। प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग उच्च होती है। नेक्स्ट है कि नैनो सोने के कणों का रंग किस प्रकार होता है? तो ई ऑप्शन। तो देखिए नैनो सोने का रंग विकल्प में से कोई नहीं होता है। नैनो सोने के कणों का रंग परिवर्तनशील होता है। सोने के नैनो कण का उपयोग उनकी संवेदनशीलता, संश्लेषण और सतह क्रियाशीलता में आसानी, आकार और आकार के साथ जो अद्वितीय और ट्यून करने योग्य ऑप्टिकल गुणों आदि के कारण विभिन्न बायोसेंसिंग अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। उसके बाद है नैनो कणों का आकार 1 से 100 nm के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 138, देखिए 138 है कि यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? तो देखिए बी ऑप्शन, एफ और बिंदु आकार वास्तविक और उल्टा। अनंत पर है तो प्रतिबिंब एफ पर बिंदु आकार का वास्तविक और उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी या उल्टा या सीधा, छोटा, बड़ा या आकार में समान हो सकता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा, आकार में बहुत छोटा तथा आवर्धन जो है ये <=(-1) होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में छोटा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 है कि किसी ग्रह का क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है, यह किस नियम द्वारा कहा गया है? तो 139 का बी, केपलर का जो है ग्रहीय गति का दूसरा नियम। तो किसी ग्रह का क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है, यह केपलर के ग्रहीय गति का दूसरा नियम द्वारा कहा गया है। ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियम है कि प्रथम नियम जो है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करता है तथा सूर्य कक्षाओं पर जो है का एक फोकस पर होता है। अब दूसरा नियम है दूसरा क्षेत्रफल का नियम, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समान जो है समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करता है, यानी dA/dt बराबर का 1/2RV। तृतीय नियम है परिक्रमण काल का नियम, ये किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग उसी दीर्घवृत्ताकार कक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात का समानुपाती होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 140 है कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे एक कृत्रिम उपग्रह के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है। यदि 1 kg द्रव्यमान का एक पिंड इससे लटका दिया जाए तो इसका पाठ्यांक क्या होगा? तो ए ऑप्शन 0। पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे एक कृत्रिम उपग्रह के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है। यदि 1 kg द्रव्यमान का एक पिंड इससे लटका दिया जाए तो इसका पाठ्यांक 0 होगा। भारहीनता, जब भार का मान 0 हो जाता है तो निम्न स्थितियों
में यह शून्य जो है होता है। जैसे जब वस्तु गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरे, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः अपनी कक्षा में परिक्रमा करे, ठीक है, जब वस्तु बाह्य अंतरिक्ष में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 141। देखिए 141 है कि एक गोला, एक घन और एक पतली गोलाकार प्लेट और समान द्रव्यमान रखने के लिए जो है समान सामग्री का उपयोग किया जाता है। इन्हें प्रारंभ में जो है 3000 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्म किया जाता है। इनमें से कौन तेजी से ठंडा होगा? 141 का होगा सी, यानी प्लेट। तो देखिए जिस वस्तु का सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वह उतने ही तेज़ी से ठंडा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो है ई समानुपाती होता है, ई समानुपाती होता है T⁴ के, और ई बराबर होता है सिग्मा T⁴, ठीक है। यानी ई बराबर होता है उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, टी बराबर होता है परम ताप और सिग्मा बराबर होता है स्टीफन्स नियतांक। ऊष्मा प्रवाह तापमान के अंदर का परिमाण है, ऊष्मा का प्रवाह तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। 142 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करता है? तो ए ऑप्शन, यानी प्रोलैक्टिन। तो देखिए प्रोलैक्टिन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दूध के निर्माण को नियंत्रित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मस्तिष्क में मौजूद पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग में निर्मित और स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के अलावा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रतिरक्षा कोशिकाओं, त्वचा, वसा, उत्तक, स्तन और गर्भाशय द्वारा भी स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है स्तन एल्वियोली को उत्सर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त में अधिक प्रोलैक्टिन प्रवाहित होने की स्थिति को हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया कहा जाता है। रक्त में कम प्रोलैक्टिन प्रवाहित होने की स्थिति में हाइपोप्रोलैक्टिनिमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143। देखिए नेक्स्ट है कि मनुष्य के पास कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं? तो सी ऑप्शन, मनुष्य के पास 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को पैराथायराइड हार्मोन कहा जाता है, जो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है। उसके बाद है कि हाइपोथैलेमस तंत्रिका और अंतःस्रावी प्रणालियों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। TSH जो है यह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह थायराइड ब्लेड की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। 144, नीचे दी गई संरचना को पहचानें। ये देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपको ये जो है ए ऑप्शन। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी अधिवृक्क ग्रंथियाँ, ठीक है। तो देखिए अधिवृक्क ग्रंथियाँ अंतःस्रावित ग्रंथि हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि है जो है चयापचयी कार्यों तनाव, ठीक है, प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाद है कि अधिवृक्क ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन है एपिनेफ्रिन, उसके बाद है नॉरएपिनेफ्रिन, हाइड्रोकार्टिसोन एवं कार्टिकोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, मस्तिष्क से संबंधित परत हैं? डी ऑप्शन। तो देखिए मस्तिष्क से संबंधित परत क्रेनियम और ड्यूरामेटर है। खोपड़ी की हड्डीदार संरचना के कारण सुरक्षित रहता है, जिसे क्रेनियम कहा जाता है। मस्तिष्क को 3 झिल्लियाँ घेरे रहती हैं, जिसे मैनिग्स कहते हैं। नेक्स्ट कहता है हेकिस्टोधर्म वनस्पति निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पाई जाती है? बी ऑप्शन, बहुत कम तापमान। तो देखिए हेकिस्टोथर्म वनस्पति बहुत कम तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। माइक्रोथर्म जो है ठंडे समशीतोष्ण वातावरण का एक पौधा है। मेसोधर्म एक गर्म समशीतोष्ण क्षेत्रों का एक पौधा, जहाँ सबसे गर्म महीने का जो है औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। मेगाधर्म सबसे गर्म उष्णकटिबंधीय वातावरण का एक पौधा है, जहां हर महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है। फिर है जेरोफाइल गर्म शुष्क रेगिस्तानी वातावरण का एक पौधा है। क्वेश्चन नंबर 147। देखिए क्वेश्चन नंबर 147 है कि नीचे दिया गया योजनाबद्ध आरेख किस जीवन चक्र को दर्शाता है?
तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, यानी जीवाश्म ईंधन जीवन चक्र। तो देखिए प्रश्न में दिया गया योजनाबद्ध आरेख जो है जीवाश्म ईंधन जीवन चक्र को जो है दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जीवाश्म ईंधन जीवन चक्र को। ठीक है, तो यहाँ पे आप यदि गौर करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जीवाश्म ईंधन जो है जीवाश्म ईंधन जीवन चक्र। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जीवन चक्र। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। 148 है कि उस आलेख को क्या कहा जाता है जो दर्शाता है कि खाद्य श्रृंखलाएं किस प्रकार एक दूसरे से अधिक जटिल आहार श्रृंखला में जुड़ती हैं। ए ऑप्शन फूड वेब। तो उस आरेख को फूड वेब कहा जाता है जो दर्शाता है कि खाद्य श्रृंखलाएं किस प्रकार एक दूसरे से अधिक जटिल आहार में संबंध में जो है जुड़ती हैं। फूड वेब खाद्य श्रृंखला का महत्व निम्न है। खाद्य श्रृंखला से पर्यावरण संतुलन रहता है। ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रवाह को खाद्य जाल द्वारा समझाया गया है। जीवों का पोषी स्तर पर खाद्य श्रृंखला द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट, WHO के अनुसार जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष कितनी असामयिक मौतें होती हैं? ए ऑप्शन 7 मिलियन। तो WHO के अनुसार जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 7 मिलियन यानी 70 लाख असामयिक मौतें होती हैं। जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव से जो है वातावरणीय तापमान में वृद्धि करते हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रकार निम्न है: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, लास्ट है कि पारिस्थितिकी पिरामिड का विकास सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए 150 का होगा बी ऑप्शन, चार्ल्स एल्टन। तो देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड सबसे पहले चार्ल्स एल्टन द्वारा विकसित किए गए। फिर है कि बोडेन हाइपर ने बायोगैस के लिए पिरामिड संरचना का प्रस्ताव रखा। और है कि हचिंसन और लिंडरमैन ने उत्पादक के लिए पिरामिड का प्रस्ताव रखा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ यदि आप जो है हिंदी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं या फिर GK GS का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं या मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है